हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ योर सैम्पल पेपर 1। हम लोग पढ़ रहे थे सीजी बोर्ड क्लास 9th साइंस के सैम्पल पेपर्स को, जहाँ पे सैम्पल पेपर फर्स्ट के लिए पार्ट 1 वाला वीडियो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। सो आई होप आप वो वीडियो देख कर आए हो। अगर आपने नहीं भी देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद आप सेकेंड पार्ट से कंटिन्यू करना। पार्ट 1 में मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी कवर करवा दी थी एंड आपको सारी चीज़ें बता दी थी इस सैम्पल पेपर सीरीज़ के बारे में। अब जैसे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा था डिस्क्राइब 4R रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो 4R हम लोग पढ़े थे लेसन में, उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है या डिस्क्राइब करना है। तो जो ये 4R है ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेस्ट एंड प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, यानी कि ये जो 4R's थे वो क्या करते हैं, वेस्ट रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। नाउ ये 4R क्या हैं? फर्स्ट तो हो जाता है रिड्यूस, देन रीयूज़, देन रिसाइकल, रिफ्यूज़ एंड देन रिसाइकल। तो रिड्यूस मतलब मिनिमाइज़ करना है वेस्ट को, यानी कि फ्यूअर रिसोर्सेज हम लोग को यहाँ पे यूज़ करने हैं। नेक्स्ट उसके बाद जब हम लोग आते हैं रीयूज़ पे, यानी कि सिंगल आइटम को आपको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना है, ना कि उनको फेंक दें। मतलब एक के बाद एक आप उसको जितने बार यूज़ कर सकते हो तब तक करो, तो इसको बोलते हैं रीयूज़। देन रिफ्यूज़, यानी कि जो चीज़ें हार्मफुल हैं उनको रिफ्यूज़ किया जाए, लाइक प्लास्टिक बैग्स। उसके बाद रिसाइकल, यानी कि जो भी आपके पास में वेस्ट बचा है उनमें से यूज़फुल मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिसाइकल। तो ये हो गए 4 R's ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट। देन इंटरनल ऑप्शन यहाँ का और करके सेकंड क्वेश्चन है द इम्यून सिस्टम प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग डिसीज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एड्स। यानी कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो डिजीज़ को प्रिवेंट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एड्स। तो यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है उसका रोल थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ जा कर के आपको अलग ही चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट पे आपसे पूछा है। तो जो इम्यून सिस्टम है ना वो प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को फ्रॉम डिसीजेस बाय फाइटिंग हार्मफुल जर्म्स। जो भी हार्मफुल जर्म्स होते हैं उनसे फाइट करके इम्यून सिस्टम आपके बॉडी को डिजीज़ से बचा रहा है। लेकिन एड्स के केस में, जो कि HIV वायरस के वजह से होता है, यहाँ पे ये जो वायरस है वो आपके इम्यून सिस्टम को ही अटैक करता है और उसको वीक कर देता है। नाउ एज अ रिज़ल्ट जो बॉडी है वो इन्फेक्शन से प्रॉपरली फाइट नहीं कर पाएगा। इवन अगर माइनर डिसीजेस भी आपको हो रहे हैं ना तो वो भी डेंजरस हो जाएगा आपके लाइफ के लिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर ही नहीं रहा है। और इसीलिए वो सारे पीपल जिनको कि एड्स है वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। जो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होगा वो हेल्प करेगा आपके डिजीज़ेस को प्रिवेंट करने में, बट एड्स की वजह से आपका इम्यून सिस्टम ही वीक हो जा रहा है, तो इसके वजह से वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। तो ये हो गया इम्यून सिस्टम का रोल ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एड्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 14th क्वेश्चन में। यहाँ पे आपसे पूछा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स ए is twice that of sound produced by source B. Compare the wavelengths of the two sources. तो आपको यहाँ पे दो सोर्स दिए हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के। आपको दोनों के वेवलेंथ को कंपेयर करना है। नाउ रिलेशनशिप देखें अगर हम लोग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी का, तो वो है V = U/λ। नाउ जो वेवलेंथ है यहाँ पे, मतलब जो V है वो बता रहा है वेलोसिटी को, U बता रहा है फ्रीक्वेंसी को और लैम्डा बता रहा है वेवलेंथ को। अगर मैं वेलोसिटी को यहाँ पे कांस्टेंट लूँ, क्योंकि साउंड का वेलोसिटी यहाँ पे सेम है, अब उस केस में जब v कांस्टेंट हो गया है तो आपके पास क्या क्या बच रहा है, यहाँ पे U/λ बचा है। तो अगर मैं इसको लैम्डा के पर्सपेक्टिव से लिखूँ तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पास, देखो U/λ है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा 1/U के। लैम्डा विल बी इक्वल टू 1/U। देयरफॉर अगर मैं लैम्डा 1/λ2 लिखूँ तो वो हो जाएगा U2/U1, यानी कि U/2U, जस्ट उसका डबल, यानी कि 1/2। दैट मीन्स 1:2 का रेशियो आता है इनके बीच में। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या देखें हम लोग कि जो साउंड ए है वो ट्वाइस कर दिए थे सोर्स बी से, मतलब जो सोर्स ए है वो सोर्स बी के कंपैरिजन में जस्ट ट्वाइस साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सोर्स ए को 2U लिए थे। ठीक है, सोर्स ए का ट्वाइस है तो 2U ले लिए, और सोर्स बी के लिए सिंगल था तो वैसे ही U लिए थे, तो U/2U वो हो गया था, यानी कि 1/2 आ रहा था, तो रेशियो हो जाएगा 1:2 का।
अब इसमें और करके आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन विद डायग्राम। यहाँ पे देखोगे कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या है। तो जब भी हम लोग कोई एक ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करते हैं तो उसके जो आर्म्स होंगे वो वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है ना, तो यहाँ पे जब आप इसको वाइब्रेट करोगे तो लेफ्ट एंड राइट वो वाइब्रेट होते रहेगा। व्हेन अब ये जो वाइब्रेट हो रहा है वो जब वाइब्रेट हो रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट, देन इट क्रिएट्स अ एरिया ऑफ हाई प्रेशर बाय पुशिंग द पार्टिकल्स ऑफ एयर सराउंडिंग इट। तो जब ये जो वाइब्रेटिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क है, वो जब लेफ़्ट के टुवर्ड्स जब ये वाइब्रेट हो रहा है ना, तब उस केस में वो हाई प्रेशर क्रिएट करता है अपने आसपास के जो भी एयर पार्टिकल्स हैं उनको पुश करने की वजह से, और इसी एरिया को बोलते हैं कंप्रेशन। लेकिन वही जब वो अगेन वाइब्रेट होगा बैकवर्ड्स, यानी कि वो रिटर्न होगा, तब वो क्रिएट करेगा एक लो प्रेशर एरिया, और इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सी और आर लिखा हुआ है एक हर इस डायग्राम के नीचे में। यहाँ पे तो आपको क्योंकि एक्सप्लेन करना डायग्राम के हेल्प से, तो ये डायग्राम आपकी बुक में ही दिया है। तो सी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्रेशन को और आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेयरफैक्शन को। तो ये हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उसके अलावा जो फिगर है जिस चीज़ का वो आपको नीचे मेंशन करना है कि इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इन वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। तो ये इसका डायग्राम हो गया और ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग 15th क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपसे पूछा है व्हाट इज़ एन आइसोटोप, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। हाँ, आइसोटोप क्या होता है और उसको एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। तो अभी हम लोग मैथ्स जो कर रहे थे, मैथ्स द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस देखे थे, वहाँ पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े हैं। सो आइसोटोप्स जो हैं वो एटम्स हैं ऑफ सेम एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन 12 एंड कार्बन 14 ये दो आइसोटोप्स हैं जहाँ पे दोनों ही कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। नाउ एटॉमिक नंबर कैसे मिलता है, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब काउंट कर सकते हैं, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन जो है वहाँ पे 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो वो इसका एटॉमिक नंबर 6 हो गया। कार्बन 14 में भी सेम, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। नाउ मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसी एटॉमिक नंबर में हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है और यहाँ पे 8 है। दैट मीन्स अगर मैं इसका मास नंबर निकालूँ तो 14 आएगा और इसका आएगा 12। तो मास नंबर हो गया डिफरेंट लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो यहाँ पे सेम है, इसलिए ये जो दो कार्बन है वो दोनों एक दूसरे के यहाँ पर आइसोटोप्स हो गए। तो ये हो गया इसका कि आइसोटोप्स क्या है, एग्जाम्पल के साथ में इसका एक्सप्लेनेशन। नाउ और करके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट मास, कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास ऑफ MgSO4। तो पहले आपको इसका डेफिनेशन देना है और उसके बाद फाइंड करना है इसको MgSO4 के लिए। नाउ फार्मूला यूनिट मास क्या होता है, सो इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन द फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। तो जब भी कोई आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं तो उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब के एटॉमिक मास का जो सम होता है वो उसका फार्मूला यूनिट मास होता है। इसको एक्सप्रेस किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट्स में, यानी कि AMU में, या फिर सिंपली U से भी इसको डिनोट करते हैं। आपकी बुक में आपको U से भी मिलेगा। नाउ जैसे MgSO4 के लिए कैलकुलेट करना है तो पहले आपको इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं सबका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, उसी को ही बस सम करना है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। MgSO4 में एक Mg, उसके बाद एक S और 4 ऑक्सीजन है। तो Mg के लिए 24, S के लिए 32 एंड 4 ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 4, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 था। इन सबको जब आप टोटल करोगे तो 120 आएगा। तो MgSO4 का फॉर्मूला यूनिट मास हो गया 120 AMU, या फिर डायरेक्टली आप U भी लिख सकते हो। ये हो गया आपका 15th क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग 16th क्वेश्चन में। यहाँ पे पूछा है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल इन डिटेल। तो कोल के कितने टाइप है उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ना कोल हम लोग को पता है ये मोस्टली बना हुआ होता है कार्बन और उसके कंपाउंड्स के। तो कोल को इसी कंपोजिशन पे, मतलब बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपोजिशन, कोल इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। अब वो 4 कैटेगरीज क्या है, पहला हो गया पीट कोल, देन लिग्नाइट कोल, देन बिटुमेन कोल एंड देन एंथ्रासाइट कोल। पीट कोल क्या होता है, तो ये जो है वो फर्स्ट स्टेज है ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेड प्लांट्स इनटू कोल। पीट कोल में 25 से 35% कार्बन होता है और ये मोस्टली फ्यूल के फॉर्म में यूज़ होता है। देन आते हैं लिग्नाइट।
इसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं। इसमें 35 से 45% कार्बन होता है और इसको थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। देन आते हैं बिट्यूमेन में। बिट्यूमेन जो है वो मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ कोल है, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है ये नेचर में। इसका यूज़ ये यहाँ पे हम लोग मतलब यहाँ देखेंगे कार्बन कंटेंट तो 45 से 85% यहाँ पे कार्बन है। और ये मोस्टली यूटिलाइज़ करते हैं थर्मल या फिर सीमेंट प्लांट्स में, पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, ऑटोमोबाइल्स में और गारमेंट इंडस्ट्रीज़ में। हाँ, इसके अलावा जो आप कोक सुने हो ना, वो भी बिट्यूमिन ही होता है। देन उसके बाद में एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है वो एक्सीलेंट टाइप ऑफ कोल है, इसको हार्ड कोल भी बोलते हैं। ये वही कोल है जो हम लोग अपने हाउस होल्ड फ्यूल्स में पहले बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता था ना, इसी पे ही खाना वगैरह बनता था। तो ये वाला ही वो कोल है जो खाना बनाने के लिए यूज़ करते थे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कंटेंट 85% है और हाई कार्बन कंटेंट होने की वजह से ये बहुत देर तक जलता रहता है और बहुत कम अमाउंट ऑफ स्मोक और ऐश प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे हो गए आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। ना उसी का इंटरनल ऑप्शन आपको दिया है और करके क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट ड्यू टू एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को जब हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसका इन्वायरमेंट के ऊपर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो आपको बताना है। तो एक्सेस यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल से फॉलोइंग इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं इन्वायरमेंट में। पहला तो ये कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है ना फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने से, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है, जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। एंड जैसे हम लोग को पता ही है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है ना उसको प्लांट्स यूज़ करते हैं, तो प्लांट्स के यूज़ से भी ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड बच रहा है वो कॉज कर रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। देन इसके बाद में सेकेंड पॉइंट आएगा कि इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स के इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। ये जो गैस है ना वो हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन से भी ज़्यादा फास्ट रेट के साथ में डिज़ोल्व होता है। और हमारे ब्लड में अगर ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड अगर डिज़ोल्व होने लग जाए तो वो फैटल होता है, मतलब कि लॉन्ग टाइम के बाद में ये डेथ भी कॉज कर सकता है। थर्ड पॉइंट है कि जो ऐश प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग कंबशन, वो हमारे लंग्स को जो है वो हार्म करता है। इसको फ्लाई ऐश भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है, बहुत हल्का, तो ये हमारे लंग्स को हार्म करता है। उसके बाद जो फॉसिल फ्यूल्स के कंबशन से मतलब इनके जलने से जो ऑक्साइड्स बनते हैं नाइट्रोजन और सल्फर के, वो रेन वाटर के साथ में डिज़ोल्व हो करके एसिड रेन कॉज करते हैं। तो ये सारे हो गए हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देन 17 क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब क्योंकि आप क्लास 9th पे आ गए हो तो सिर्फ 2 ही कॉलम्स जैसे पहले बनाते थे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऐसा करके डिफरेंस लिख देना उतना सही नहीं है। आप एक और कॉलम बनाओगे जहाँ पे हम लोग कैरेक्टर्स लिखेंगे, मतलब इनके बेसिस पे ही आप उनके बीच का डिफरेंस लिखने वाले हो। हाँ, आप चाहो तो सिर्फ ये 2 कॉलम्स भी बना सकते हो अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप थर्ड कॉलम भी बनाओगे तो बेटर रहेगा। अब जैसे फर्स्ट कैरेक्टर है यहाँ पे साइज़, साइज़ के बेसिस पे देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो स्मॉलर साइज़ के होते हैं। 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर्स तक उनका यहाँ पे साइज़ है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो लार्जर साइज़ के होते हैं, मतलब इनका साइज़ यहाँ पे दिया है 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर्स तक। देन न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अब नहीं होता है का मीनिंग ये है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो आप सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे कि न्यूक्लियस कहाँ पे है और बाकी उसका सेल का फ्लूइड कहाँ है, मतलब साइटोप्लाज्म कहाँ है। तो यहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। दैट मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि सेपरेट कर रहा है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को, जिसकी वजह से डीएनए जो है वो आपको न्यूक्लियस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। थर्ड पॉइंट है सेल ऑर्गेनेलीज के बेसिस पे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब आपको यहाँ देखने नहीं मिलेगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में वो सारे प्रेजेंट, सॉरी यूकैरियोटिक सेल में वो सारे प्रेजेंट है। देन रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, लेकिन वहीं हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स में देखेंगे कि वहाँ पे रिप्रोडक्शन माइटोसिस या फिर मियोसिस के बेसिस पे होगा। देन अकरेंस अगर देखेंगे तो ये बैक्टीरिया में आपको देखने के लिए मिलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल्स देखने हैं तो वो आपको प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस मतलब फंगी, इन सारी चीज़ों में देखने के लिए मिलते हैं। सेल स्ट्रक्चर, अब क्योंकि 5 डिफरेंस बोला था लेकिन मैं यहाँ 6 लिखी हूँ, क्योंकि आपको जो भी 5 यहाँ पे ईजी लगे आप वो याद कर लेना। तो सेल स्ट्रक्चर की वाइज देखोगे तो प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेल्युलर होते हैं यूजुअली, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है वो यहाँ पे यूनिसेल्युलर नहीं है, मतलब यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों ही टाइप के आपको देखने के लिए मिलेंगे। देन अब यहाँ पे इंटरनल ऑप्शन आपके पास है कि इनके अलावा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस लिख सकते हैं।
यहाँ भी 5 डिफरेंस लिखना है, लेकिन मैं आपके लिए 6 पॉइंट इसमें भी दी हूँ। तो पहला देखते हैं सेल वॉल के बेसिस पे। तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है जो कि सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। वैक्यूल अगर देखेंगे तो प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट रहता है, लेकिन एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल रहते हैं या फिर नहीं भी रहता है। देन शेप की बात करें तो प्लांट सेल यूजुअली रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप का होता है, लेकिन एनिमल सेल जो है वो राउंड या फिर इरेगुलर शेप का मिलेगा। देन फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो जो प्लांट सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसके हेल्प से वो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। देन लाइजोसोम्स प्लांट सेल में रेयर है, मतलब हो सकता है आपको नहीं देखने मिले, लेकिन एनिमल सेल में लाइजोसोम्स कॉमन है, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंट और एब्सेंट भी लिख सकते हैं। देन इसके बाद सिक्स्थ है एनर्जी स्टोरेज। तो जो प्लांट सेल है ना उसमें एनर्जी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन एनिमल सेल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये सारे हो गए पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो कि है आपका 18th क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे बोला है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर के टू या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है, तो सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बने हैं, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन। इसी का जस्ट उल्टा होता है कॉम्बिनेशन, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स, जैसे कि H2 और O2, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से H2O। सो टू रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से सिंगल प्रोडक्ट बना है। देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, और इसी प्रोसेस को डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जिससे कि आयरन सल्फेट बन रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है। तो ये हो गए 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। इसके अलावा आपके बुक में जो बाकी रिएक्शंस भी दिए हैं, लाइक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, या फिर रिडॉक्स रिएक्शन है, तो वो सारे रिएक्शंस को भी आप स्टडी कर लेना। देन अब इसी में और करके आपको इंटरनल ऑप्शन जो मिला है वो है बैलेंसिंग का। तो कुछ केमिकल इक्वेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आपको बैलेंस करना है। अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन है Fe+O2 गिव्स Fe2O। अब आप यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन है और 2 Fe है, तो अगर मैं Fe को पहले बैलेंस कर दूँ तो मैं तो यहाँ 2 लिख दूंगी, लेकिन उस केस में ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं होगा। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जब आपको ऑड इवन वाला सिस्टम दिखता है ना, कि एक साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और एक साइड यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ऑड इवन सिस्टम है, तो आपको आपस में इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दैट मीन्स 3 के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों जो है वो बैलेंस हो जाएगा, दोनों 6 6 हो गया। अब आप आयरन देखो तो आयरन 4 है, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा आपका इक्वेशन। देन यहाँ पे Mg N2 दोनों कंबाइन होकर Mg3N, तो N तो ऑलरेडी बैलेंस है, सिर्फ Mg को बैलेंस करना है, सामने 3 लिखेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो ये वाला इजी हो गया इक्वेशन। देन थर्ड वाले में देखो H2S प्लस SO2, इससे बना है H2O प्लस S। अब इस केस में आप पहले कहाँ से स्टार्ट करोगे? तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन से। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे सिंगल है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। ऑक्सीजन आपका बैलेंस्ड हो गया। देन आप बैलेंस करो हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 हो गया है और यहाँ कितना है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो गया 4 4। अब लास्ट में बैलेंस करेंगे सल्फर को। सल्फर यहाँ सिंगल है और यहाँ पे आप 2 देख रहे हो, तो 2 + 1 3 हो गया, तो यहाँ सिंगल था, इसके सामने 3 लिख देंगे, तो 3 सल्फर। तो ये आपका ये वाला इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। देन आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। यहाँ पे दिख रहा है आपको C12H22O11, यहाँ पे O2, फिर यहाँ CO2 और H2O। तो कार्बन से स्टार्ट करें, यहाँ 12 है तो यहाँ भी आप 12 लिख दो। उसके बाद अगर मैं हाइड्रोजन देखूँ, यहाँ 22 है और यहाँ कितना है 2 है, तो जस्ट इसको डबल करना है, मतलब यहाँ 11 लिखूंगी तो ये भी 22 हो जाएगा, ये भी 22। तो कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन को देखेंगे अगर, तो यहाँ ऑक्सीजन 11 है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 12 × 2 हम लोग लिखे हैं, तो ये 11 ऑक्सीजन तो यहाँ बैलेंस हो जा रहा है। अब इस O2 को बैलेंस करने के लिए, जहाँ पे O2 के सामने 12 है तो इसके सामने भी हम लोग 12 लिख देंगे, तो ये भी तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट वाला इक्वेशन। देन आते हैं लास्ट में। लास्ट में फिर आपको ऑड इवन वाला सिस्टम दिखेगा हाइड्रोजन में। यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 3 है, तो जस्ट वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से और 2 को 3 से, तो यहाँ ये दोनों हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा और आपको दिखेगा कि नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो ये इक्वेशन भी आपका बैलेंस हो गया। तो ये इतने हुए आपके सैम्पल पेपर फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस, और ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे। इसके बाद हम लोग सेकेंड सैम्पल पेपर देखेंगे। तो सेकेंड सैम्पल पेपर का वीडियो
आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेगा जो कि 9th क्लास के साइंस का प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करके आप नीचे जाओगे तो वहाँ पे आपको सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, क्योंकि ऊपर में सारे लेसन्स के एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज सॉल्यूशन है। तो आप वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं, और आपको सिर्फ सैम्पल पेपर देखना है तो वो भी देख सकते हो आप, आपको मिल जाएगा। सिमिलरली आपको मैथ्स के सैम्पल पेपर और उनके लेसन के एक्सप्लेनेशन के वीडियोस भी मिलेंगे, तो उसका भी सेपरेट प्लेलिस्ट है। तो फिलहाल आपको स्क्रीन पे साइंस और मैथ्स दोनों के प्लेलिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहे होंगे। आप इनको क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आपको इन्हीं सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, एंड इफ यू want to stay connected with us, then join the telegram link given in description.